रितिका दिल्ली से बिलोंग करते थे। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। वैसे तो आज के ज़माने में लव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बहुत नॉर्मल है, लेकिन इन दोनों की शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे। राहुल की जॉब उन्हें पुणे ले आई और ये पहले ही तय हो चुका था कि शादी के बाद वो पुणे शिफ्ट हो जाएंगे। राहुल ने पहले ही एक घर रेंट पर ले रखा था, लेकिन ये घर रितिका को कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने नया घर रेंट पर लेने का फ़ैसला किया। ऑफिस में राहुल के साथ काम करने वाले एक दोस्त कुमार की तरफ से एक बंगलो के बारे में पता चला। उसने बताया कि ये बंगलो ऑफिस से नज़दीक भी है और ज़रूर रितिका को पसंद भी आएगा। देर किस बात की थी, राहुल और कुमार फ़ौरन ही ओनर से मिलने घर देखने चले गए। जैसा कि कुमार ने बताया था, वाकई ये घर बहुत अच्छा था और राहुल और रितिका दोनों को बहुत पसंद भी आया। रेंट भी उनके बजट में था। इस घर को रेंट पे ना लेने की कोई वजह ही नहीं थी। मकान मालिक की बस एक ही शर्त थी कि घर में नॉनवेज न कभी लाया जाएगा न बनाया जाएगा। राहुल और रितिका जो कि दोनों ही स्ट्रिक्ट वेज थे, तो इस बात से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रितिका को बस थोड़ा अजीब लग रहा था जिस तरह मकान मालिक इस बात पर बार बार जोर दे रहा था। सब तय हुआ और आखिर ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। 6 महीने आराम से बीत गए और राहुल का काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उसे एक प्रमोशन भी मिल गई। ऑफिस के दोस्तों को तो बस बहाना चाहिए था। उन्होंने राहुल से पार्टी मांगी। राहुल इनकार न कर सका और उसने उन लोगों को घर पे खाने की दावत दे दी। रितिका भी बहुत खुश थी और ज़ोर शोर से पार्टी की तैयारी में लग गई। जो कुछ सामान की ज़रूरत थी उसके लिए रितिका को शॉपिंग जाना था। उस दिन मॉल में बहुत भीड़ थी। शॉपिंग कर लेने के बाद रितिका निकल ही रही थी कि उसे अपनी पुरानी सहेली मिल गई। सुमन और रितिका कॉलेज के ज़माने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने दिनों बाद मिलने पर सुमन ने रितिका को लंच के लिए ज़ोर दिया। रितिका मना न कर सकी और वो दोनों लंच पे चले गए। रितिका ने उसे पार्टी की वजह और इनविटेशन भी दी, लेकिन सुमन ने काम के बहाने मना कर दिया। फिर रितिका अपनी सहेली से इजाज़त लेकर घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचने पर जैसे ही उसने अपनी बैग खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से सुमन की बैग उठा ली। उन दोनों की बैग्स आपस में अदला बदली हो गई थी। उसने सोचा पार्टी के बाद सुमन से किसी तरह कांटेक्ट कर लेगी और उसने उस बैग को साइड में रख दी। शाम को सारे लोग आए और ज़बरदस्त पार्टी मनाई गई। राहुल और रितिका दोनों ही बहुत खुश थे। खासकर राहुल रितिका से इसलिए इतना खुश था कि उसने पार्टी की अरेंजमेंट इतनी अच्छी से की थी। सारे लोग राहुल और रितिका को बधाई देकर अपने घर लौट गए। राहुल और रितिका भी बहुत थक चुके थे, इसलिए वो भी सोने चले गए। रात में राहुल की नींद प्यास लगने से टूट गई। जब उसने बेड पर देखा तो रितिका बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने बाथरूम की तरफ ही देखा, वहाँ पर तो अंधेरा था। राहुल ने सोचा ज़रूर वो भी किचन में ही होगी। वो पानी पीने के लिए किचन में गया। वहाँ उसने कुछ अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कोई जल्दी जल्दी कुछ खा रहा हो। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने लाइट ऑन कर दी और जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रितिका ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके हाथों में गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा था जिससे खून टपक रहा था और वो जानवरों की तरह उस गोश्त को कच्चा ही खा रही थी। रितिका के मुंह से खून टपक रहा था। ये मंज़र देखकर राहुल के पसीने छूट गए। तभी रितिका ने पलटकर धीरे से राहुल की तरफ देखा और एक भयानक आवाज़ में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राहुल ये सब देखकर दंग रह गया। ऐसा कुछ पहले तो नहीं हुआ था। क्या है ये सब, वो सोचने लगा। उसने हिम्मत करके रितिका को ज़ोर से आवाज़ दी, रितिका। इससे रितिका जैसे नींद से जाग गई हो। वो अचानक खड़ी हुई और वही बेहोश हो गई। राहुल ने किसी तरह उसे बेडरूम में लिटाया और डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने कहा शायद पार्टी की थकान की वजह से बेहोश हो गई हो। उसने कुछ मेडिसिन दी और 3 रोज़ बाद फिर चेकिंग करने के लिए कहा। दूसरे दिन राहुल ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। रितिका जब होश में आई तो उसे कुछ भी याद न था। राहुल ने भी इस बात को नहीं बताना बेहतर समझा। सारा दिन रितिका नॉर्मल थी, लेकिन राहुल पिछली रात के हादसे से परेशान था।
आखिर किसी तरह ये दिन भी ढल गया और रात रितिका मेडिसिन की वजह से जल्दी सो गई। राहुल अब भी परेशान ही था और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा क्यों ना टीवी ही देख लिया जाए, सो वो लिविंग रूम में जाकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद जब अपनी आंखें भारी महसूस की तो वो भी सोने के लिए बेडरूम में जाने लगा। बेडरूम पहुंचकर जब उसने देखा तो रितिका वहाँ मौजूद नहीं थी। राहुल फिर से परेशान हो गया और उसे ढूंढने लगा। इस बार किचन में भी कोई नहीं था। वो जल्दी से बाहर जाकर देखने लगा तो रितिका गार्डन में एक कुत्ते के पास खड़ी उसे सहला रही थी। ये देखकर राहुल थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने आगे बढ़कर पूछा, रितिका यहाँ क्या कर रही हो, सोई नहीं अभी तक? अचानक रितिका ने पलटकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये कहते ही उसने एक हाथ से कुत्ते को उठाया और अपने दांत उसके गले में गाड़ दिए। एक ही झटके में उसने मुंह से कुत्ते का गला फाड़ दिया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। वो कुत्ता रितिका के हाथों में ही तड़प रहा था और रितिका उसे हंसते हंसते ऐसे ही हालत में खा रही थी। अब राहुल का सब्र टूट चुका था और उसे रितिका से खौफ आने लगा था। वो धीरे धीरे पीछे होते हुए घर की तरफ भागा और घर में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि एक बार दरवाज़ा खोलकर रितिका को देख ही ले। राहुल सारी रात दरवाज़ा पकड़कर खड़ा रहा और हर आहट पर चौंकता रहा। जैसे ही उसने सुबह की रोशनी देखी, उसका डर कुछ कम हुआ और वो रितिका को देखने के लिए गार्डन में चला गया। उसने गार्डन में वही खौफनाक मंजर देखा। बेहोश रितिका खून में लथपथ पड़ी हुई थी और उसकी नज़दीक एक कुत्ते की लाश जिसे रितिका ने चीर फाड़ कर खा लिया था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और रितिका को अंदर ले गया। राहुल ये समझ चुका था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसने ऐसी बातें अपने पापा से सुन रखी थी, सो उसने अपने पापा से राय लेना ठीक समझा। राहुल के पापा कुछ हद तक इन चीज़ों के बारे में जानते थे, सो उन्होंने राहुल को पुणे में ही एक आदमी से मिलने के लिए कहा जिसका नाम प्रोफेसर दीक्षित था। रितिका के होश में आने पर राहुल ने कुछ बहाना बनाया और प्रोफेसर से मिलने चला गया। किस्मत अच्छी थी कि प्रोफेसर जल्दी ही मिल गए। राहुल ने सारी बात प्रोफेसर को बता दी। सारा माजरा सुनने के बाद प्रोफेसर ने राहुल के साथ उसके घर चलने का फ़ैसला किया। रितिका जो इन सब से अनजान थी, प्रोफेसर को देख के कंफ्यूज हो गई। राहुल के पास अब सारी बातें बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने रितिका को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर रितिका बिल्कुल शॉक में थी। बहुत समझाने बुझाने के बाद रितिका बात करने के लायक हुई। प्रोफेसर ने रितिका से बात की और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। फिर उन्होंने राहुल को किचन की उस जगह पर ले जाने के लिए कहा जहाँ पर उसने रितिका को बैठे हुए देखा था। राहुल उन्हें किचन में ले आया और प्रोफेसर उस जगह का जायज़ा लेने लगे। अचानक उनकी नज़र पास में रखे शॉपिंग बैग पर पड़ी। ये शॉपिंग बैग बिल्कुल ही भरी हुई थी, जैसे इसमें से कोई सामान निकाला नहीं गया हो। उन्होंने उस बैग को टटोलना शुरू किया तो उसमें से मटन के कुछ पैकेट्स निकले। ये देखकर राहुल हैरान हो गया। उसने बताया कि रितिका और वो दोनों ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, फिर शॉपिंग में मटन आ ही कैसे सकता है। जब उन्होंने रितिका से पूछा तो उसने बताया कि ये बैग दरअसल उसकी सहेली सुमन का है जो एक्सचेंज हो गया था। और जब उसमें मटन की बात सामने आई तो अचानक रितिका को मकान मालिक की बात याद आ गई। वो बार बार जोर देकर कह रहा था, यहाँ मटन ना ही लाया जाएगा ना ही खाया जाएगा। प्रोफेसर को लगा कि शायद मकान मालिक से मिलकर कुछ रास्ता निकल आए, लेकिन तब तक दिन ढल चुका था और मकान मालिक से मिलना दूसरे दिन ही मुमकिन था। प्रोफेसर ने राहुल की हालत को समझते हुए वहीं रुकने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने रात में रितिका के हाथ पैर बेड से बांधने के लिए कहा ताकि वो अपने या किसी और के लिए कोई ख़तरा न पैदा कर सके। रितिका जो पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी, इनकार न कर सकी। राहुल ने अपने भारी दिल से रितिका को बेड से बांध दिया और रितिका को सोने के लिए कहा। रितिका को सुलाकर प्रोफेसर और राहुल कमरे के बाहर रखे सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद अंदर से आवाज़ आई, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे बंदी बनाएगा? कुत्ते की जगह तुझे खा जाऊंगी। खोल खोल मुझे। प्रोफेसर और राहुल फ़ौरन ही अंदर गए। रितिका के चेहरे पर वही खूनी हंसी और हाव भाव थे। प्रोफेसर ने पहले तो रिकॉर्डर ऑन कर दिया ताकि रितिका की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके और फिर उन्होंने रितिका से पूछा, कौन हो तुम?
क्या चाहती हो? तू मुझे निकालने आया है? अपनी फिक्र कर प्रोफेसर, मेरे रास्ते में मत आ, वरना श्रुति का इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। ये सुनकर प्रोफेसर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मेरी बेटी या इस मासूम औरत ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों इन्हें परेशान कर रही है? पता क्या चाहती है, क्या लेगी इसे छोड़ने का? ये सुनते ही रितिका बोल पड़ी। Kasa, jesu mehan ahranizu mutnuknu aradisu, ahdaigeh ben masek mutnuknan mizej maratsin. Hehanach chubag mutnuk nu, ranna ekonik nik desham. Kasa, प्रोफेसर या राहुल किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या कह रही है। उन्हें सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया था, कसक। रितिका अपनी शैतानी हंसी हंसती रही और ये लोग लाचार उसे देखते रहे। इसी तरह ये रात भी बीत गई। सुबह होते ही राहुल मकान मालिक को ले आया और उन्होंने मकान मालिक को ये सारी बातें बता दी। मकान मालिक ये सुनते ही बोल पड़ा, मैंने आप लोगों को नॉनवेज खाने या लाने से मना किया था ना, फिर भी आप इस घर में मटन ले आए। इस घर में ऐसा पहले भी हुआ है। जब भी इस घर में कोई मटन लाता है तो उनके साथ ऐसे कुछ हादसे होते रहते हैं। राहुल ये सुनकर गुस्से से लाल हुआ। अगर आप ये सब पहले से ही जानते थे तो हमें बताया क्यों नहीं? अगर ये सब पहले ही बता देते तो मेरी बीवी इस हाल को ना पहुंचती। मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं आपको ये सब पहले ही बता देता तो आप यहाँ रहने से मना कर देते। लालची इंसान, तेरी लालच की वजह से हम इस हाल को है। राहुल ने मकान मालिक को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि प्रोफेसर ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन ये वक्त झगड़ने का नहीं है। रितिका के बारे में सोचो, उसे हमारी ज़रूरत है। राहुल ने किसी तरह अपने आप पर काबू पाया, लेकिन वो मकान मालिक को घूरे जा रहा था। फिर प्रोफेसर ने मकान मालिक से पूछा, यहाँ ऐसा क्या है कि मटन लाने पर ऐसे हादसे होने लगते हैं, और ये बात आपको पता कैसे चली? जब मैं इस ज़मीन का सौदा कर रहा था तो मुझे यहाँ की पिछली मालकिन ने ये बताया था। आपने ये घर खरीदा किससे? कौन है इसका पुराना मालिक? ये घर तो मैंने खुद ही खड़ा किया है। हाँ, ये ज़मीन मैंने जिससे ली थी उनका पता दे सकता हूँ आपको। उनका नाम मिसेस आहूजा है। वो पुणे में ही रहती है और उनका इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए अकेली रहती है। ये ज़रूरी था कि मिसेस आहूजा से मिल लिया जाए। उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ पता होगा इन सब के बारे में। मकान मालिक के बताए पते पर पहुंचने पर एक बूढ़ी औरत ने राहुल और प्रोफेसर का स्वागत किया। ये और कोई नहीं बल्कि मिसेस आहूजा ही थी। उन्होंने चाय पीने के लिए पूछा तो राहुल ने मना कर दिया। दरअसल हम आपसे आपकी पिछली ज़मीन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मिसेस आहूजा हंसते हुए बोली, मटन नहीं लाना चाहिए था तुम्हें उस जगह पर। प्रोफेसर और राहुल एकदम से चौंक गए। वो जमीन शापित है बेटा। कुछ 8 से 10 साल पहले वहाँ एक लड़की की लाश मिली थी। उसके जिस्म पर गोश्त का एक टुकड़ा तक नहीं था। आसपास के कुत्तों ने उसकी लाश को नोच नोच कर खा लिया था। जिसका चेहरा तक कुत्तों ने नोच दिया हो, उसकी कोई क्या पहचान बताएगा। हाँ, एक लड़की थी जिससे पुलिस ने जांच की थी। इस लड़की ने 1 रोज पहले ही अपनी सहेली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी थी। पुलिस को लगा शायद वो लड़की वही हो, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया उस लाश को। कौन थी वो लड़की? पता नहीं। हाँ, कुछ सुमन नाम था उसका। ये नाम सुनते ही प्रोफेसर और राहुल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इतना बड़ा इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल है, प्रोफेसर ने कहा। वो लोग घर पहुंचकर रितिका को सुमन के बारे में पूछने लगे। अब सुमन ही है जो इस राज से पर्दा उठा सकती है। ये 2 गुत्थियां हैं जो हमें जल्द से जल्द सुलझानी पड़ेगी। एक तो सुमन की तलाश और दूसरा रितिका की मांग। रितिका की मांग से उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक शब्द कसक समझ आया था। प्रोफेसर ने एक कागज़ पर यह शब्द लिखकर टेबल पर रख दिया। टेबल की दूसरी तरफ राहुल और रितिका सहम कर बैठे हुए थे। तभी टेबल की दूसरी तरफ से राहुल की नज़र उस कागज़ पर पड़ी और वो उस कागज़ को देखता रहा, और अचानक
उसने कहा कि अजीब ही शब्द है ये, इसे सीधा पढ़ लो या उल्टा, ये चेंज नहीं होता। कसक। इस बात पर प्रोफेसर जैसे उछल पड़े। शायद हम अभी तक गलत तरीके से रितिका को सुन रहे थे। शायद रितिका हमें इस शब्द के द्वारा कुछ बताना चाहती हो। जैसे उल्टा पढ़ने पर इस शब्द का मतलब नहीं बदलता, शायद हमें उसकी आवाज़ भी उल्टी सुननी चाहिए, यानी रिवर्स में। और उन्होंने रिकॉर्ड की हुई रितिका की आवाज़ रिवर्स में चला दी। कसक, मुझे 3 दिनों के अंदर अंदर उन कुत्तों का गोश्त खाना है, जिस तरह मुझे जिंदा कुत्तों के सामने फेंक दिया था, उसी तरह उन कुत्तों को जिंदा खाना है मुझे। कसक। प्रोफेसर ये सब सुनते ही सारा खेल समझ गए। हमें किसी भी कीमत में सुमन को अगले 2 दिन के अंदर अंदर ढूंढना होगा। सुमन को ढूंढने के लिए रितिका के जितने भी सहेलियां हैं सबको कांटेक्ट किया गया और आखिर सुमन का पता चल ही गया। प्रोफेसर ने पहले ही अपने इंस्पेक्टर दोस्त की मदद ले रखी थी ताकि सुमन को फौरन ही इस जगह ला सके। इंस्पेक्टर जो प्रोफेसर को बहुत मानता था, सुमन को उस घर ले आया। सुमन का चेहरा उस घर को देखकर ऐसा हो गया मानो उसने किसी लाश को देख लिया हो। रितिका जैसे ही सुमन के सामने आई, उसके अंदर की रूह जाग गई। आखिर तेरी किस्मत तुझे मेरे पास ले ही आई। पहचान मुझे। मेरी लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था ना। अब पहचान, पहचान मुझे। इस खौफनाक आवाज को सुनते ही सुमन की चीख निकल गई। तुम तुम तो मर चुकी हो। वो उसी वक्त वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मानो उसके हाथ पैर किसी ने जोर से पकड़ लिए थे। उसके गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गई थी और उसकी सांस घुटने लगी थी। ये सब देखकर प्रोफेसर ने रितिका से कहा, मत मारो इसे, अभी हमें इसके साथी के बारे में पता करना है। सिर्फ ये बता सकती है कि वो कौन है, मत मारो। उसी वक्त सुमन के शरीर की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। प्रोफेसर ने तीखे लहजे में सुमन से कहा, अब बको, कौन है तुम्हारा साथी जिसने इस लड़की के साथ इतना घटिया सलूक किया था। सुमन लाचार होकर देखती रही और फिर बोल पड़ी, कुमार। राहुल ये सुनकर सोफे पे गिर पड़ा। क्या? कुमार? मेरे ऑफिस का दोस्त कुमार? हाँ, उसी ने श्वेता के साथ ये सब किया है। कुमार श्वेता से बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। मैं श्वेता की रूममेट हुआ करती थी, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच जान पहचान करवा दी। श्वेता पहले ही किसी और से प्यार करती थी और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन ये बात कुमार को बिल्कुल मंजूर न थी। इसलिए उसने श्वेता को एक रोज़ पार्टी के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया। इसके लिए उसने मेरा ही इस्तेमाल किया। मुझे पता नहीं था कि कुमार क्या करने वाला है। वहाँ पहुंचकर कुमार ने हम दोनों को ही नशे की दवा पिला दी और उसने श्वेता के साथ, ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। जब मैं होश में आई तो कुमार से मेरा बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन तब मुझे समझ आया कि उसके गुनाह में मैं शामिल हो चुकी हूँ। हमने श्वेता को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो होश में ना आई तो हमें लगा कि वो मर चुकी है। शायद कुमार के ओवरडोज की वजह से श्वेता मर चुकी हो। ये लाश किसी की नज़र में ना आए, इसलिए कुमार ने भूखे कुत्तों के सामने इस लाश को फेंक दिया। हम वही खड़े देख रहे थे जब उसकी लाश को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। अचानक श्वेता की सिसकियां शुरू हो गई। तब हमें एहसास हुआ कि श्वेता मरी नहीं बल्कि ओवरडोज से बहुत ज़्यादा बेहोशी की हालत में है, लेकिन हमने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हमारे गुनाह हमारे सामने खड़े हुए थे। उसके बाद कुमार और मुझे अक्सर श्वेता के सपने आने लगे। इन सपनों ने हमारी ज़िंदगी हराम कर रखी थी। हमने इसके लिए एक बाबा से कांटेक्ट किया, जिसने हमें बताया कि अगर हम उस आत्मा को कोई और बलि दे दे तो हम इस उलझन से मुक्त हो सकते हैं। उसी बाबा की मदद से हमें पता चला कि इस घर में अगर कोई मटन लाता है तो श्वेता की आत्मा उससे चिमट जाती है। 4 दिन के अंदर अंदर वो लड़की ख़त्म हो जाती है। हम ये तकलीफ़ और नहीं झेलना चाहते थे, इसलिए हमने एक बलि की तलाश करना शुरू कर दी। मुझे बाकी दोस्तों से पता चला कि रितिका पुणे में ही है और किस्मत से रितिका का हस्बैंड कुमार की कंपनी में काम करता था। इसलिए हमने ये प्लान बनाया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। कुमार ने जानबूझकर ये बंगलो राहुल को दिखाया और मकान मालिक से दोस्ती करके ये घर उसे दिलवा दिया।
वो शॉपिंग की बैग अदला बदली जानबूझकर की गई थी ताकि रितिका मटन का थैला लेकर इस घर में आ जाए। सिर्फ 2 दिन और चले जाते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। तुम जैसे लोगों को इस दुनिया में जिंदा नहीं होना चाहिए। लालत है तुम जैसी औरतों पर जो एक औरत का तमाशा बनते देखती रही। राहुल गुस्से से बोल पड़ा। तभी रितिका ने अपनी भयानक आवाज में कहा, मार, मुझे मार चाहिए। मार को अभी बुलाओ। इतनी भयानक आवाज सुनने पर सुमन की क्या हिम्मत कि वो ना करती। सुमन ने राहुल को तभी फोन मिलाया और कहा कि रितिका मर चुकी है और बाबा ने एक आखिरी काम बताया है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर कुमार फौरन ही उस घर पर आ गया। रितिका और सुमन बेडरूम में ही थे। कुमार को भी वही भेज दिया गया। जैसे ही कुमार अंदर गया, बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और अंदर से भयानक चीखें शुरू हो गई। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, कुमार और सुमन की जानलेवा चीखें। सब लोगों ने अपने हाथ अपने कानों पर रख दिए। कुछ वक्त बाद जब दरवाज़ा खुला तो राहुल रितिका को देखने के लिए अंदर गया। रितिका वही बेड पर सहम कर बैठी हुई थी और सामने 2 खून से लथपथ कंकाल पड़े हुए थे जिन पर गोश्त का एक टुकड़ा तक न था। अचानक एक आवाज गूंजी, अब इनकी लाश कौन पहचानेगा?